तो आपके पास दिया है आई जे के इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर सी एंड 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर सी। ये जो वेक्टर है आपका, ये इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जो मेरा वेक्टर है लेट्स से सी वेक्टर है, तो इसको मैं क्या ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं हम। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है जिसको हम सी कैप बोल रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी कैप डिनोट करता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप को, और एक वेक्टर है मेरे पास उसका, इसको मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर है, तो इसका भी कैप कर लेता हूँ। तो कैप कितना हो जाएगा, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, यस। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लेते हैं बी वेक्टर, वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस सी कैप। तो लैम्डा टाइम्स ए कैप कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप प्लस 3/5 आई कैप आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। बी वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स प्लस 3/5 टाइम्स आई कैप प्लस, सॉरी हाँ हाँ ठीक ही लिखा प्लस लैम्डा टाइम्स y प्लस 4/5 टाइम्स जे कैप प्लस लैम्डा जेड जेड के कैप। यस बेटा। सर पर उसका यस बेटा। आपने उसका यूनिट वेक्टर लिया है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो तो मैंने 1 ले लिया। सर वो तो आपने लिया है ना, पर होगा थोड़ी। क्यों नहीं होगा, वेक्टर तो मैं खुद एज्यूम कर सकता हूँ ना। ठीक है सर। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट तो मैंने 1 के बराबर ले लिया। अब मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा, एक्स प्लस 3/5 टाइम्स लैम्डा -1 के बराबर है, y प्लस 4/5 टाइम्स लैम्डा 1 के बराबर है, लैम्डा जेड भी मेरा 1 के बराबर है। इज इट क्लियर? और एक इक्वेशन मुझे मालूम है, क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है। अब देखो 4 वेरिएबल है, 4 अननोन है, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। यहाँ से आप क्या कर लो, x की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकालो, y की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकालो, z की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में निकालो, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो एंड यू विल गेट लैम्डा फ्रॉम हियर। और लैम्डा निकलने के बाद आप एक्स वाई जेड भी निकाल सकते हो, ठीक है। टेंसी ऐसे ही किया आपने भी? यस सर। ठीक है ना, तो नोट कर ले इसको आप। सर तो मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा था, उसमें क्या रॉन्ग था? उसमें आपने क्या किया, 2 स्टेप तक तो बिल्कुल ठीक किया, उसके बाद आपने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया चीजों को। सर मल्टीप्लाई नहीं, मैंने मतलब ये आपने जो एक एक्स्ट्रा स्टेप लिखा है ना सर, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस सी कैप, मतलब ये मैंने लिखा नहीं सर, डायरेक्टली लिख दिया। मतलब स्टेप तो वही था, और मैंने सर वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को 1 नहीं लिया तो। नहीं, पर यहाँ पे आपने जो सॉल्व किया था, यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स बन रहा था। नहीं सर नहीं है। अरे क्या नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा सोल्यूशन है ना मेरे पास। नहीं हाँ है क्या? सर, तो मेरे पास भी तो है ना सर। हाँ तो तुम पागल तुम हो, मैं थोड़ी हूँ। अरे सर। नहीं आता क्या लिखा है तुमने? हाँ सर, तो देखो तो कहाँ कांस्टेंट है सर। तुमने क्या कर दिया, ये लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, आई जे के कहाँ चले गए तुम्हारे सारे? सर तो मैंने लैम्डा टाइम्स मतलब वो दोनों इक्वेशन में लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब बी और सी को। सर अभी आपको कैसे समझाऊं? सर देखो। तुमने भी तो कंपेयर किया ना यहाँ से, ये तो है, यही बोल रहे हो ना तुम कि मैंने तो सर सर ये स्टेप मैंने से वही ये, तो लिख सर तो मैंने भी तो वही लिखा। यहाँ से कंपेयर किया है तुमने। हाँ तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, आपको निकालना यूनिट वेक्टर है, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। आपने वेक्टर निकाल लिया है, जो आपने वेक्टर निकाला है, कंपेयर करके वेक्टर निकाला है 3 इक्वेशन में से। ये सर सी यूनिट मेरा ये हो जाएगा, बी मेरा ये हो जाएगा, ए मेरा ये हो जाएगा। सर एक्स वेक्टर बाय अंडर रूट जो भी है उसको वो यूनिट वेक्टर होता है ना।
अरे तो मेरे बेटे डिवाइड बाय कर लेंगे तो वो तो वैल्यू 1 ही होगी ना, यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट तो 1 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, समझे कि नहीं? ठीक है सर पर कंसीडर ही क्यों कर रहे हो वन, मेरे को तो वही बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ये हमसे यूनिट वेक्टर बोल रहा है यार, यूनिट वेक्टर बोल रहा है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है निकालने के लिए। वेक्टर में जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो बताओ कितना होगा। वेक्टर आप कैसे निकालोगे, कोई लेंथ पता होनी चाहिए ना कि भाई 10 यूनिट का वेक्टर निकालना है 20 का, इसने तो यूनिट वेक्टर बोला है। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, समझे कि नहीं आप? ठीक है सर। ओके, तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यूज भी आपकी आ जाएगी। एक्स की वैल्यू वी आर गेटिंग, कितना बताया मैंने टेंसी आपको, एक्स कितना बताया सर माइनस तो मेरा x -11/15 आ रहा है। एक्स -11/15 आ रहा है, सब बच्चे नोट कर लो। अच्छा इसके पीछे सोल्यूशन होगा ही, रुको 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 मैं बता देता हूँ। ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे आप तो x का वैल्यू आपके पास -11/15, y का वैल्यू -2/3 और z का वैल्यू 2/15 आ रहा है। नोट कर लो इसको, ठीक है ना? सर पर ये चमकेगा कैसे के लेना है मैग्नीट्यूड 1? अरे नहीं बेटा, आपने अंडर रूट जो a² b² c² लिया उसको 1 ही लेना पड़ेगा ना, यूनिट वेक्टर बोला है उसने तो, वरना आप लेंथ तो सर निकाल ही नहीं सकते। आप लेंथ कैसे निकालोगे, वेक्टर का हाँ लेंथ? सर, सर मैं बस वही पूछ रहा था सर, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन आपने जो दिया था एक क्लास के सर, उसमें मैग्नीट्यूड जो होता है उससे डिवाइड किया था ना, तो मैग्नीट्यूड तो आपने यहाँ पे सीधा ही 1 ले लिया। अरे इधर क्वेश्चन में उसने बेटा मैग्नीट्यूड 5√6 दिया है, वहां पे मैग्नीट्यूड सर 1 है। उसका नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो वेक्टर हमारे पास बना था ए और बी, उससे जैसे ए वेक्टर का ए कैप कैसे निकाला था सर, 7i + 4j - 4/9 किया था ना। क्योंकि बेटा इसने सी वेक्टर निकालने के लिए बोला है, तुम छोटी चीज नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे सी कैप निकालना है। यूनिट वेक्टर सी इज नथिंग बट सी कैप। ठीक है सर। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे उसने वेक्टर निकालने के लिए बोला है और उसने लेंथ दिया है, भाई इतने लेंथ का है वेक्टर बताओ। तो हमने जब सॉल्विंग किया था तो हमने ये यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड इसके लिए किया था, क्योंकि यहाँ से यूनिट वेक्टर निकाला था हमने कि भाई ये जो यूनिट होगा ए कैप प्लस बी कैप को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कैप है वो हमें यूनिट वेक्टर ही बोला उसने। इसने यहाँ पे आपको जो 2 वेक्टर दिया ये यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है। अगर ये यूनिट वेक्टर होते तो इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं था, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं उनको। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, टेस्ट फॉर कोप्लानरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है ना? नाउ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 वेक्टर कोप्लेनर का मतलब क्या है, एक प्लेन में लाई करने चाहिए। तो एक प्लेन में लाई करेंगे मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर 3 वेक्टर्स एक प्लेन में लाई करते हैं तो उनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये हम आगे पढ़ के आए हैं। If there are 3 coplanar vectors, they can be written in the form of linear combination of 2 other vectors. Yes, यस सर। ठीक है ना? तो अगर मैं एक वेक्टर जो कोप्लेनर है मेरे पास, उसको अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहता हूँ तो डेफिनेटली ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स बी वेक्टर प्लस y टाइम्स सी वेक्टर, ठीक है? और x और y नॉन जीरो स्केलर्स होने चाहिए मेरे पास। यस, क्लियर? ये सब हम लोग कोलीनियर में डिस्कस करके आ चुके हैं आगे। कोलीनियर वेक्टर्स जब हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो कोलीनियरिटी की कंडीशन ली थी। अब जब नॉन कोलीनियर वेक्टर्स होंगे एक प्लेन में लाई करेंगे तो किसी भी एक वेक्टर को हम दूसरे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ए वेक्टर को हम लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर लिख के आ चुके हैं, ठीक है ना? वेक्टर सर। ओके आशुतोष सर। यस 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 सर, आशुतोष। यस 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 सर। हाँ, क्या हाल है? क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं? यस सर, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला हम आगे देख के आ चुके हैं जब कोलिनियरिटी की कंडीशन में बताया। वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा दिया आपने? इसके बाद सर स्केलर प्रोडक्ट आएगा। अच्छा अच्छा, इसके बाद पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझ गया। अच्छा तो अभी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सारा पढ़ा है बेटा? नहीं नहीं नहीं, अभी सर इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पहले स्केलर फिर प्रोडक्ट। अच्छा मैं समझ गया, अभी मतलब प्रोडक्ट पे नहीं पहुंचे हो ना, यही ज्योमेट्री वाला पार्ट चल रहा है। अभी अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स ही चल रहा है सर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ओके, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद स्केलर डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर कॉस, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट, नहीं? हाँ ओके ओके, मतलब वेक्टर है अभी बचा हुआ है। हाँ हाँ। तो वेक्टर आ रहा है एग्जाम में, नहीं आ रहा है इस बार? एग्जामिनेशन में इस बार आ रहा है वेक्टर सर। वेक्टर आ रहा है ना? तो हाँ। इस वेक्टर तो काफी आ रहा होगा कोर्स में, शेड्यूल वाइज। प्रॉब्ली ये वीक में हम लोग वेक्टर्स कंप्लीट कर लेंगे सर, 2 क्लास में, और वेक्टर 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ वेक्टर में अभी तो डॉट में एक क्लास लगेगी, क्रॉस में, ट्रिपल में, तीनों में एक क्लास लगेगी।
और हाँ। टेट्राहेड्रॉन वगैरह पढ़ा लिया क्या? नहीं, वो इसके साथ ही आगे अभी बताएंगे, टेट्राहेड्रॉन और कैसे? पैरेलल पाइप। ओके ओके ओके। कैसे हैं बच्चे आपके? बढ़िया हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? इन लोगों का क्योंकि एक्चुअली कोनिक सेक्शन का बच्चों से मैंने रिलेटेड कहा इनका चलिए नहीं एक बार बात करते हैं। जेई के जो बच्चे हैं उनके हाँ, 20 कितने बच्चों ने, आपके सारे बच्चों ने फरवरी के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आशुतोष? यस यस सर, बच्चों को हमने रिकमेंड किया है 4 बार लिखे एग्जाम। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के लोग हैं तो 4 बार रिकमेंड करो। सो व्हेन द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हमने क्या डिस्कस किया, जब वेक्टर्स कोप्लेनर है तो एक दूसरे के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वेक्टर को आप लिख सकते हो x टाइम्स b वेक्टर प्लस y टाइम्स c वेक्टर, वेयर x एंड y आर नॉन जीरो स्केलर्स। ये स्केलर्स की बात हो रही है ना। अच्छा, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप, a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो जब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ये इक्वेशंस किस में बन गए आपके पास, देखो कंपेयर करना है। आई कैप के कोएफिशिएंट्स हैं सारे के सारे, कंपेयर होंगे, जे कैप के कंपेयर होंगे और के कैप के कंपेयर होंगे। तो ऐसा लिखा जाएगा a1 माइनस b1x माइनस c1y टाइम्स आई कैप, और ये सारा नल होगा, ये सारा नल होगा। इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्या होगा, नल के बराबर कब होगा, जब ये जीरो हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए और इसका जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट जीरो हो जाए, है ना। अब ये साइमल्टेनियसली जीरो होना है, इसका मतलब क्या है, जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एक्स बी वन वाई सी वन माइनस ए वन, एक्स बी टू वाई सी टू माइनस ए टू, एक्स बी थ्री नीचे वाई सी थ्री माइनस ए थ्री इक्वल टू जीरो। अब 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है, और इनको साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आंसर हमें चाहिए। एक्स वाई नॉन जीरो स्केलर्स है, ठीक है ना। तो नॉन जीरो आंसर कब आएगा आपके पास, जब डेल्टा जीरो के बराबर हो जाए। अगर डेल्टा ही नॉन जीरो हो गया तो डेल्टा इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा वन होता है, तो x हो जाएगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y हो जाएगा डेल्टा टू बाई डेल्टा, z हो जाएगा डेल्टा थ्री बाई डेल्टा, ठीक है ना। तो x y z आपके पास ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएंगे अगर डेल्टा नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो फॉर दैट रीजन योर डेल्टा हैज टू बी जीरो। तो डेल्टा जीरो का मतलब क्या है, ये जो मेरा डिटर्मिनेंट आ गया, ये वैल्यू जीरो के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, ठीक है, लिख लो। दिस इज अ कंडीशन टू से दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। यस बेटा, वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। ओके, देखो अब आपको ये चीज में भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसी बात करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, याद है, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम समथिंग बाय x1, समथिंग बाय x1 है और वो x1 वहां ले गए, तो a टाइम्स, तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ये एक फोटो को भी आपको ध्यान में रखना है, x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम्स b वेक्टर, z टाइम्स c वेक्टर इज इक्वल टू जीरो अगर होता है, ठीक है ना, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर, तो हम बोल सकते हैं कि ये कोप्लेनारिटी की कंडीशन है, तीन वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b, z टाइम c इज इक्वल टू जीरो। सर आप एक्स वाई जेड वो कांस्टेंट ले रहे हो? यस यस बेटा, x y z आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स, यहाँ से यहाँ हम इंटरचेंज करके जा सकते हैं। याद है ना आपको, जब एक लाइन की बात करते थे, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बताता हमें, याद है। a वेक्टर को हम लैम्बडा b वेक्टर लिखते थे, जिसको मैंने y बाई x लिखा था, x a प्लस y b इक्वल टू जीरो, देन आई कैन से दैट a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, जहाँ पे x और y जीरो नहीं हो सकते। सिमिलरली कोप्लेनारिटी में भी ऐसे ही आप करेंगे, x a y b z c इज इक्वल टू जीरो के लिए। डू यू अंडरस्टैंड कैसे रिलेट कर रहे हैं दोनों की कंडीशंस को, कैसे आपको याद रखना है, इज इट क्लियर? यस Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आपको एक चीज और भी याद थी, कोलिनियरिटी की 3 पॉइंट अगर हमें मालूम होते थे, ए बी सी,
ठीक है ना। तो हम क्या बोलते थे याद है, अगर 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर तो हम ऐसा करते थे, x टाइम्स a वेक्टर कोलिनियर, y टाइम b वेक्टर, z टाइम्स c वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये चीज याद है आपको? हाँ सर। ये कोलिनियर, 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर। वैसे ही 4 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, ठीक है ना। तो अगर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास कोप्लेनर, मतलब चारों पॉइंट एक प्लेन में लाई करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बन सकते हैं, बना सकते हो ना कोई भी 3 वेक्टर। एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, कोई भी 3 वेक्टर आप अपनी मर्जी से बनाओ। अगर चारों पॉइंट एक प्लेन में है तो उनसे बनने वाले तीनों वेक्टर्स भी एक प्लेन में होंगे, तो उनसे बनने वाले वेक्टर्स कोप्लेनारिटी की कंडीशन आप क्या कर सकते हो, ये लगा सकते हो। या ये बताओ देखो मुझे रिपीट करो भाई, टेस्ट ऑफ कोप्लेनारिटी ऑफ 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होंगे, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर कब होंगे, जब उनको ज्वाइन करेंगे हम। इनमें से कितने वेक्टर्स बन रहे हैं, 3 वेक्टर्स बना सकते हैं ना। 4 पॉइंट में से 3 वेक्टर्स बना सकते हैं, और वो अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर है तो उनसे बनने वाले तीनों वेक्टर भी कोप्लेनर होंगे। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? यस। और ये कोप्लेनारिटी की कंडीशन है, अभी आपने देख लिया। या ये वाली कंडीशन बोल लो आप, ठीक है ना। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 की कंडीशन आपने बता दी, ठीक है ना। यस तो 4 पॉइंट में से 3 वेक्टर बना के कोप्लेनारिटी बताओ, या कोलिनियर में 3 कोलिनियर की जो कंडीशन थी, x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b वेक्टर, z टाइम c वेक्टर, वैसे ही कोप्लेनर में क्या कंडीशन होती है आपकी, x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b, z टाइम c, म्यू टाइम्स d वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। नोट कर लो इसको। बिल्कुल रिजेंबल करते हुए चलना है आपको, एकदम बिल्कुल रिजेंबलेंस। कोलिनियर में x a y b z c होता था, कोप्लेनर में 4 पॉइंट्स कोप्लेनर होने चाहिए। सर वो कलर पैलेट हटाओ ना, लास्ट में क्या लिखना है? ये लिख लो आप। सर ये 4 पॉइंट्स वाला फिर से समझा सकते हो? बेटा 4 पॉइंट अगर मेरे पास दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो 4 पॉइंट के लिए मैं क्या बोलता हूँ, जैसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर के लिए मैं बोलता था, 3 पॉइंट कोलिनियर होते थे मेरे पास। तो ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर व्हेन आई कैन से x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू 0 गिवन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन होती थी, 3 वेक्टर्स कोलिनियर है। वैसे ही कोप्लेनर के लिए मैं क्या बोलता हूँ, x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b, z टाइम c, म्यू टाइम्स d वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन x प्लस y प्लस z प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। हाँ सर। तो ये डिराइव नहीं करना है, खाली रिजेंबल करना है। तब याद रख लो आप, सिर्फ रिजल्ट्स को याद रखते हुए चलो, ठीक है ना। सारे के सारे रिजल्ट्स को याद रख के चलो। यहाँ पे मैंने प्रूफ बता दिया आपको कि भाई ये डिटरमिनेंट कैसे आया आपका। अब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो इससे आप डिटरमिनेंट बना लो। क्या करो, डिटरमिनेंट बनाओ। जब आप इसका डिटरमिनेंट बनाओगे तो 4x4 का डिटरमिनेंट बनेगा, और उसमें से जितने भी 3x3 डिटरमिनेंट आएंगे सारे के सारे 0 बनेंगे, ठीक है। ओके सर। सर वो लास्ट वाला स्लाइड लिखना बाकी है। ओके लिख लो भाई, फटाफट फटाफट लिखते हुए चलो, जल्दी जल्दी लिख लो सारा का सारा। ठीक है, इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है ना उसको। ठीक है, लिख लो पहले एक बार, फिर देखते हैं। डन। ओके देखो, और ये वाला भी लिख लो।
चलिए देखें अब आगे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो देखो अब मैं पहले ये वाला पहले देख लो आप, फोर्थ वाला कैसे हम बोल रहे हैं। देखो तो एक चीज ध्यान से मुझे बताओ आप, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 4 पॉइंट्स है मेरे पास, ठीक है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, दीज आर पोजीशन वेक्टर्स and these 4 points are lying in a plane, so I can say that AB vector, AC and AD vectors are coplanar. Yes भाई, अगर 4 पॉइंट प्लेन में है तो उसके लगने वाले वेक्टर सर लास्ट 20-30 सेकंड में जो करवा है रिपीट कर सकते हो, आवाज कट रही थी। देखो अलीसर, हम अभी स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम बोल रहे थे ना प्रूव कैसे करेंगे, याद रख ले क्या, तो वो भी मैं बता देता हूँ एक तरीका कैसे प्रूव कर सकते हो आप एल्जेब्रिकली। देखो ए बी सी डी 4 वेक्टर हैं, चारों एक प्लेन में लाई करते हैं, तो अगर 4 पोजीशन वेक्टर्स है तो उनमें से 3 वेक्टर बना सकते हैं, तो ए बी ए सी ए डी ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। तो अगर ए बी ए सी ए डी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ क्या, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर। यस और नो, लिख सकता हूँ। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए वेक्टर, म्यू टाइम्स डी माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो b माइनस ए इज इक्वल्स टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर। अच्छा अगर मैं अभी चाहूं तो देखो, क्या मैं लैम्डा को लिख सकता हूँ क्या कुछ, सी अगर मैं यहाँ पे लैम्डा को रेशियो में ले लूं x बाय वाई z बाय w, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लैम्डा को x बाय वाई ले लिया, x बाय वाई टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस म्यू को ले लिया z बाय w, कांस्टेंट है, z बाय w टाइम्स डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये b वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया, तो y उधर चला जाएगा। यस मैं एक काम करता हूँ, रुको, अगर इसको मैंने एलसीएम ले लिया वहां पे तो ये w हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको, रेशियो लेंगे फिर एलसीएम में प्रोडक्ट लेंगे, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ जल्दी आंसर आ जाए, लैम्डा और म्यू में ले लेते हैं, चलो आ जाओ। देखो तो ये क्या बन जाएगा, लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू डी वेक्टर माइनस म्यू ए वेक्टर, और ये b माइनस ए हो गया। अब सारे a को एक साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 टाइम्स ए वेक्टर। नेक्स्ट, अच्छा और भी है कुछ, क्या क्या है बताओ, लैम्डा माइनस 1 माइनस म्यू, ये पूरा ए वेक्टर है आपका, दिख रहा है आपको, प्लस बी वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स डी वेक्टर से पहले लिख देते हैं माइनस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस म्यू टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर है? अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम्स बी वेक्टर प्लस z टाइम्स सी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज व्हाट? अब कोएफिशिएंट देखो आप क्या लिखे हुए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस म्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इरेज हो गया, ठीक है ना, समझ आ गया ना आपको? यस समझ आ गया, ओके कर लो फटाफट फटाफट। सर आपने वो जो ए बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए सी प्लस, सर वो लास्ट को एक मिनट, लास्ट में क्या बोला था? लाइन क्या लिखी थी आपने वो? देखो मैंने ए बी वेक्टर लिखा, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर लिखा। एक्चुअली मुझे लिखना ऐसे चाहिए, थोड़ा बहुत तो लिखेगा। देखो ए बी वेक्टर को मैंने लिखा b माइनस के वेक्टर x टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस y टाइम्स ए डी वेक्टर, ठीक है ना। तो b माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ये x टाइम्स c माइनस ए वेक्टर हो जाएगा प्लस y टाइम्स d माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अब a वेक्टर टाइम्स समथिंग निकाल लो, b वेक्टर निकाल लो, समथिंग c वेक्टर, समथिंग d वेक्टर निकाल लो। अब इसको अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 0 ही आएगा आपका, आप निकाल के चेक कर लो, ये बोल के, ठीक है ना। ओके सर यस बेटा। सर आपने ए बी को एक्स ए सी प्लस वाई ए डी वो वाली प्रॉपर्टी से लिखा है, कोई भी वेक्टर को दो यस ये कोप्लेनारिटी की कंडीशन है। कोप्लेनर को कैसे लिखते हैं, एक वेक्टर को दूसरे दो के रेजोल्यूशन में लिख सकते हैं। सर वैसे नहीं बोल सकते, आपने नहीं बोला था कि कोई भी वेक्टर को दो वेक्टर के समेशन में लिख सकते हैं? वही बोल रहा हूँ, वही प्रॉपर्टी यूज किया, वही सेम प्रॉपर्टी। हाँ सर। ओके वही प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं। हाँ सर। सिमिलरली
ये वाली कंडीशन भी लिख लो, फिफ्थ वाली जो कंडीशन है, ये कैसे आएगी? 4 इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ पे आप ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर को लिखोगे और चारों को जब इक्वेट टू 0 करोगे तो 4 इक्वेशन आपके पास बनेंगी। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल में, तो 4x4 का डिटरमिनेंट बनेगा। ये कंडीशन ये भी बनेगी। तो जैसे कोलिनियर की कंडीशंस थी अलग अलग, वैसे कोप्लेनर की अलग अलग कंडीशंस हैं। सर 4x4 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 4x4 जैसे 3x3 करते थे बेटा। 3x3 में क्या करते थे? एक एलिमेंट लिया, बाकी को सॉल्व किया, है ना? हाँ। वैसे अभी 4x4 में क्या करेंगे? पहला लेंगे, 3x3 सॉल्व करेंगे, फिर साइन तो वही रहती है, प्लस माइनस। सर तो वो 3x3 कंडीशन लगाने में ही पेपर हाँ, अब ये 3x3 एग्जाम में आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, जानकारी के लिए रख रहे हैं, ठीक है? और आएगा भी तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज लगा लेंगे कि सारी रो कॉलम 0 हो जाए, ये सब 0 हो जाए, डायगोनल सिर्फ मैट्रिक्स एक ही में डिटरमिनेंट कन्वर्ट बने, सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट बन जाए। हाँ ठीक है, सर। क्योंकि अब वो डायगोनल बन रही है कि नहीं वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ऐसे मैं बोल नहीं सकता बन रहा भी है कि नहीं। कन्वर्ट कर देंगे वो रो वाले यूज करके। कर सकते हैं, अगर करेंगे तो बहुत आसान काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, चलो अब आगे चलते हैं बेटा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो वो कभी भी एक दूसरे के फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कभी भी आप बी वेक्टर को ए और सी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनको एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर कोप्लेनर नहीं है तो एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जब हमने अगर ऐसा देखा कहीं पे x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम बी वेक्टर प्लस z टाइम्स सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लिखा है तो डेफिनेटली x y z 0 के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये कोलिनियरिटी में भी मैंने बताया था आपको, अगर x टाइम्स ए वेक्टर प्लस y टाइम बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, जहां पे a और b कोलिनियर नहीं है, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 होगा ही होगा। सर सेम ही लॉजिक है ना इसमें भी? सब कुछ सेम, प्रूफ भी बिल्कुल सेम तरीके से प्रूफ करेंगे आप। मान लेंगे x ए वाई बी जेड सी 0 के बराबर है, तो a वेक्टर में मैंने निकालने के लिए डिवाइड कर दिया, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि a वेक्टर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ b और c के फॉर्म में। हाँ। और अब अगर a वेक्टर को bc के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो a b c कोप्लेनर होने चाहिए, which is not true, which implies y has to be 0 and z has to be 0। ठीक है ना, which is not, ये जो चीजें ये सारी गलत है ना भाई। ये लिखा इसका मतलब क्या होता है कि a is coplanar with b and c, जो कि सही नहीं है, तो कभी भी ऐसा नहीं लिखा जा सकेगा। नोट कर लो इसको। चलिए चले आगे। सर 1 मिनट। यस बेटा। सर डन। सर वेट करो। यस बेटा। सर डन। ओके, ठीक है ना, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब मुझे क्या देखना है, देखो अगर ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो जैसे अगर मेरे को एक प्लेन में
ठीक है ना, किसी भी एक वेक्टर को लिखना है तो मुझे दो वेक्टर चाहिए उसको उस वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए। सिमिलरली अगर मैं 3D की बात करता हूँ तो 3D में किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। तो अगर कोई वेक्टर r मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ 3D में तो वो हमेशा लिखा जाएगा x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b और z टाइम्स c वेक्टर के फॉर्म में। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, किसी भी वेक्टर को अगर आपको 3D में लिखना है, ठीक है, तो 3D में आपको 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए। तो उसको लिखने के लिए r वेक्टर को आप लिख सकते हो x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम b और z टाइम्स c वेक्टर। नोट कर लें इसको आप। जैसे हम नहीं लिखते क्या, r वेक्टर को लिखते हैं x टाइम्स i कैप, y टाइम j कैप, z टाइम k कैप। तो ये i j k क्या है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। ठीक है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो दीस थ्री आर आल्सो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर r को मैं 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं। और यहाँ पे जो लिखने का तरीका है, हम उसको i j के 3 वेक्टर्स ले रहे हैं। तो मतलब ये एक्स आई कैप वाई जे के भी इंडिविजुअल 3 वेक्टर्स है उनके। और अभी तो आपने बोला कि नहीं लिख सकते हैं, फिर क्या बोला सर भी तो आपने बोला कि कोई भी एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते अगर वो प्लेनर नहीं है तो एक प्लेन की बात हो रही है यहाँ पे, एक प्लेन की बात नहीं हो रही, यहाँ 3D की बात हो रही है। दिस इज नॉट प्लेन। एक प्लेन की बात नहीं हो रही है, ये 3D की बात कर रहा हूँ मैं। सर अगर 3D की बात कर रहे हो तो वो भी प्लेन की बात कहाँ कर रहे हो, मतलब वो भी तो तुम नॉन मुझे कोट कोप्लेनर है। करो, तुम्हें क्या लग रहा है जो मैंने बोला और यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। यू कोट द स्टेटमेंट व्हाट आई हैव सेड। सर आपने बोला कि हाँ, कोप्लेनर वेक्टर अगर होंगे तो ही एक मतलब दो वेक्टर को एक वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब अभी यहाँ आप पे एक वेक्टर को 3 के फॉर्म में लिख रहे हैं अगर वो नॉन कोप्लेनर है। अच्छा हाँ ओके सर, ठीक है, मतलब दो में नहीं लिख सकते, 3 में लिख सकते, वैसे है ना। अगेन यू कोट मी व्हाट यू आर सेइंग। हवाबाजी नहीं चाहिए। व्हाट यू आर सेइंग यू कोट दैट फर्स्ट। क्या तुम बोल रहे हो? 3 में लिख सकते हैं, 2 में लिख सकते हैं, सब्जी थोड़ी है। सर आपने बोला था कि अगर नॉन कोप्लेनर है तो दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते नहीं, अगर कोप्लेनर है तो दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं और नॉन अरे कोप्लेनर। कोप्लेनर नहीं है तो, अगर कोप्लेनर नहीं है तो दो वेक्टर को कैसे लिखोगे तीसरे वेक्टर के फॉर्म में सेम प्लेन के अंदर? एक प्लेन में दो वेक्टर के फॉर्म में अगर तीसरे वेक्टर को लिखना है तो तीनों वेक्टर को एक प्लेन में होना है। 3 coplanar vectors can be expressed as a linear combination of each other. 3 coplanar vectors. 3 non-coplanar vectors are used to represent a vector in 3D. Is it clear? इसका मतलब दोनों में z डिफरेंस वेक्टर है जो मैं जीरो बोल नहीं रहा हो सकता, जो z वेक्टर है या y वेक्टर है या x वेक्टर है कोई भी एक जीरो हूँ। वो नहीं भी हो जीरो सकता। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, इसमें क्या हो गया? हो सकता है वो फिर तो वेक्टर जीरो होने में क्या वही प्रॉब्लम? बात होगी ना कि दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे तो मेरे बेटे आर वेक्टर को प्लेनर ए बी के साथ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। आर कोई भी वेक्टर है। अच्छा यहाँ पे हाँ जो हम सब ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं ये कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तुमको आधी चीजें तो आती नहीं है। एबीसी कोप्लेनर लिखा है तो कोप्लेनर को लिखने का तरीका ही है। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहा है भाई? ध्यान से पढ़ो, तुमको जो जो चीजें समझाई जा रही है। हवाबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे। 2 ले लिया, 3 ले लिया, कभी 2 लिया, कभी 3 लिया, मर्जी पड़ी कितना ले लेंगे। एक प्लेन में अगर एक वेक्टर को दूसरे दो वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, गिवन वो दो वेक्टर भी कोप्लेनर होने चाहिए। बताया तो था तुमको, एक्टिविटी करके दिखाया था भाई, जो तुमको जिंदगी में 3D चीजें याद रहे आंखों के सामने। एक वेक्टर को सर उठाया था, दूसरे के साथ चिपकाया था। तो ये किताब के इधर हुआ ना, बुक के अंदर हुआ। सो दिस बुक इज अ प्लेन फॉर देम। सो दीस थ्री आर planar coplanar vectors. What we are talking about over here is these are non coplanar vectors. ऐसा क्यों होता है अभी मैं वो भी बताता हूँ। बट 3D मुझे दिखाने के लिए मेरे को 3D जगह नहीं है यहाँ पे कि मैं तुमको एक वेक्टर को 3D बड़ा कर दूं, दूसरे को छोटा कर दूं। 2D में मैं तुमको दिखा पाया था, इसीलिए 2D में जो चीजें कोलिनियरिटी के लिए होती है वही 3D में कोप्लेनारिटी के लिए होती है। यस एक एग्जांपल की तरफ से हम पीछे अंडरस्टैंड करते हैं। चलो आ जाओ, लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर किसी भी वेक्टर आर को पहले समझ लो भाई, तुम लिखना बाद में, सब लिखना बाद में, पहले तो नॉलेज तुम गेन करे, पहले समझे आप। ये पोजीशन वेक्टर है आपका पी,
इस पी वेक्टर को मैं एक्स वेक्टर मेरे पास, अब इस पी पोजीशन को अगर मुझे लोकेट करना है तो एक जो आपको बिल्कुल आंखों से दिखेगी चीज लोकेट करने की, पता है कैसे लोकेट कर सकते हो? एक्स यूनिट्स एक्स एक्सिस में चल लेना, ठीक है, y यूनिट्स y एक्सिस में चल लेना और z यूनिट x z एक्सिस में चल लेना, तो डेफिनेटली आप ये वेक्टर लोकेट कर पाओगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? फिर से देखो, मेरे मोशन को अंडरस्टैंड करो। x यूनिट में i कैप में चला, बिल्कुल i कैप में चला, फिर y में j कैप में चला, देखो बिल्कुल ही धीरे धीरे सांप सीढ़ी की जैसे जा रहे हैं, दिख रहा है? हाँ सर। अली असगर देख पा रहे हो तुम? हाँ सर। तुम्हारे लिए 3D मॉडलिंग हो रही है पूरी, देखो ये z चल रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। अटक गई, ठीक है। तो r वेक्टर को मुझे लोकेट करना था, तो 3D में लोकेट करने के लिए मुझे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए। तीनों अगर प्लेनर ले लूंगा तो एक ही प्लेन में आ जाएगा, तो 3D कैसे पॉइंट लोकेट करेंगे हम? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो मतलब वही हुआ ना कि आपने 3 वेक्टर्स लिए, वही और जो आपने आगे प्रॉपर्टी बताई थी 3 वेक्टर, बिल्कुल 3 तो यूज वेक्टर करके, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ i j k, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कोप्लेनर नहीं है, परपेंडिकुलर से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट इतना ध्यान रखना कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर की मदद से ही 3D में एक वेक्टर ढूंढा जा सकता है। फिर उनके डायमेंशन हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो पॉइंट को जाके मिल जाए पूरे वेक्टर को। सर वो तीनों, हाँ ठीक है सर। ठीक है, और ये लिखने का तरीका बिल्कुल यूनिक है। जैसे प्लेन में अगर हम एक वेक्टर को लिखना चाहते हैं 2 वेक्टर की मदद से, तो वो बिल्कुल यूनिक है। वैसे ही 3D में अगर मैं किसी वेक्टर को लिखना चाहता हूँ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर की मदद से, तो वो भी बिल्कुल यूनिक तरीका होगा। 2 तरीके से आप नहीं लिख सकते भाई। अगर मुझे पॉइंट P को लोकेट करना है i j k की मदद से, तो मुझे x i कैप ही लेना पड़ेगा, y j कैप ही लेना पड़ेगा और z k कैप ही लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप? हाँ सर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, लिख लो। बहुत ज्यादा जानकारी दे दी मैंने, लिख लो। लास्ट साइड लो, लास्ट वन बार। सर डन। सर डन। चलिए आगे, ये भी फिगर बना लो। और ये लिखने का तरीका यूनिक है। ये लिखने का तरीका क्यों यूनिक है वो भी हम देख लेते हैं। नीचे प्रूफ इसका देखो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर एक वेक्टर आर है जिसको मैं x1 a वेक्टर, y1 b और z1 c वेक्टर लिखता हूँ, और उसको फिर लिखता हूँ x2 a y2 b z2 c, ओके। तो अगर मैं सबको एक साइड कंबाइन कर लूंगा तो x1 माइनस x2 a वेक्टर, y1 माइनस y2 b, z1 माइनस z2 c वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा गया है। अब अगर आपको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ गया है, तो ए बी सी तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तभी एक आर वेक्टर ए बी सी के फॉर्म में लिखा गया है। तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी 0 कब होगा? जब x1 माइनस x2 0 हो जाए, y1 माइनस y2 0 हो जाए, z1 माइनस z2 0 हो जाए। इसका मतलब x1 x2 के बराबर हो जाए, y1 y2 के बराबर हो जाए, z1 z2 के बराबर हो जाए। क्या हुआ अली असगर? सर कुछ नहीं, वो बैकग्राउंड में भाई बोल रहा था कुछ। ठीक है, ताहिर कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर।
ठीक है, सर ये जो आपने लास्ट में ये जो प्रूव किया था सर, वो बस यूनिक होता है सॉल्यूशन, वही बताने के लिए ना? ये लिखने का तरीका यूनिक है। हम लोग सर बस वही प्रूव करना था ना कि यूनिक होगा। हेलो यस बेटा, सर, वही यस यूनिक, द वे ऑफ राइटिंग दिस इज यूनिक। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो इसीलिए ये जीरो हुआ। देखो ये चीज आपको अभी क्लिक हो जाएगी। पीछे मैं अभी लिखवा के आया हूँ आपको, क्या लिखवा के आया? अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और एक्स ए वाई प्लस वाई बी प्लस जेड सी अगर जीरो के फॉर्म में लिखा गया है तो एक्स वाई जेड को जीरो होना पड़ेगा, इसीलिए हमने इनको जीरो कर दिया कोएफिशिएंट्स को। नॉन कोप्लेनर में कोएफिशिएंट ही जीरो होने पड़ेंगे, तभी वो इक्वल टू जीरो हो सकते हैं, नहीं तो कभी भी एक्सप्रेसिबल नहीं है एक वेक्टर दूसरे दो वेक्टर के फॉर्म में अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो। अली असगर? सर मतलब नॉन कोप्लेनर यस सर, आ गया समझ। कर सकते हैं। यस यस साहिल बताओ। तो मतलब नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो एक्सप्रेस कर सकते हो, वही ना? हाँ, नॉन कोप्लेनर कभी भी एक दूसरे के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, तीन आपस में, लेकिन तीन नॉन कोप्लेनर चाहिए किसी भी एक वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए। 2D में नहीं, 3D में। 2D में सिर्फ दो ही चाहिए, दो वेक्टर चाहिए एक वेक्टर को लिखने में। हाँ सर। चलिए अब आगे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अभी ये स्टोरी बहुत हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट। चेक वेदर दिस गिवन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। आप चेक करिए कि कोप्लेनर है। अगर वो तीन में से एक वेक्टर जीरो भी हो गया तो फिर वो प्लेन में आ जाएगा, ऐसा कुछ। अगेन आई एम सेइंग, तुम क्या पूछते हो मुझे नहीं पता चला, ये तुम क्या पूछना चाह रहे हो? सर एक आर वेक्टर को हमने लिखा तीन वेक्टर के फॉर्म में और फिर एक वेक्टर को जीरो कर लिया, तो फिर वो जो तीन वेक्टर है आर वेक्टर और जिसका एक्सप्रेस किया है लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई, नहीं लैम्डा ए वेक्टर प्लस एक्स बी वेक्टर, तो आर ए और बी तीनों फिर प्लेन में आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर एक जीरो हो गया तो डेफिनेटली यस। ठीक है, हाँ सर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ओके, अगर आपके पास मान लो तीन वेक्टर्स हैं तो एक 3D में आपने तीन वेक्टर के फॉर्म में लिखा। अब अगर एक 3D में दो वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है तो वो जो 3D वाला वेक्टर है वो उन दोनों के साथ कोप्लेनर है, इसीलिए दो में लिखा गया है। ठीक है, यस अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? अपनी भाषा में लिख लो, वहां पे जो लैंग्वेज तुम्हें समझ आती है वो लैंग्वेज में अभी वहां लिख लो। फिर 2 महीने बाद मुझसे मत पूछना कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हर चीज का रीजन आप वहीं पे रख लिख लें, आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने। राइट एवरीथिंग इन योर ओन लैंग्वेज ओवर देयर व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। फिर 2 महीने बाद पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो मेरे लिए समझाना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सब लिंक्ड है। ये ऐसा होता है तो वैसा होता है, उसके बाद वैसा होता है। ठीक है, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, ज्यादा डाउट तो किसी को आता नहीं है, तो मैं अली असगर को ही बता रहा हूँ, तुम लिख लो अपनी लैंग्वेज में बेटा जो आपको समझ आ रहा है। ठीक है ना, ताकि तुम्हें डाउट ना हो वापस से कभी। ठीक है, आने वाले 4 महीनों में। ओके, अब चलो आगे। नाउ चेक वेदर दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। सर आ रहा है। कोप्लेनर आ रहा है, कैसे हाँ चेक करेंगे कोप्लेनर है कि नहीं है? सर, एक वेक्टर को x टाइम्स b प्लस y टाइम्स c लिखते हैं। ओके बिल्कुल, आप ऐसा कर लो -2 i कैप -2 j कैप प्लस 4 k कैप, इसको लिख लो x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स दिस, और x y की वैल्यूज आपको जो मिल रही है वो दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हो रही है तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये एक मेथड है, मेथड 1 ऑफ डूइंग इट। दूसरी में सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब x y की वैल्यू तो आ गई सर मेरी। हाँ, x अब x y की वैल्यू तीन अलग अलग इक्वेशंस में से आएगी ना। अच्छा हाँ, मतलब सर वो दोनों को भी उससे होना चाहिए। अच्छा हाँ खिलाड़ी भैया, चलिए। अरे हाँ
हाँ चलो सर। कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। नहीं सर, आ गया, हाँ कर लूंगा सर, कर लूंगा। सबके लिए करना पड़ेगा ना मुझे बेटा। चलो सबके लिए कर रहे हैं, आ जाओ देखो। तब इसको क्या कर लोगे आप, ये बन जाएगा -2x प्लस 4y। ये आई कैप का कोएफिशिएंट है तो आई कैप के साथ लिखेंगे आप, प्लस 4x -2y जे कैप प्लस -2x -2y के कैप इज इक्वल टू -2 और 4। तो जब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ तो एक इक्वेशन आ गई। यस। सर दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, तो दूसरी इक्वेशन यहां से आ गई आपके पास, 4x -2y इज इक्वल टू -2। इन दोनों को सॉल्व करके xy की वैल्यू निकालो, वो इस इक्वेशन को सर, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगी। सर x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और वो चेक कर लो इसको सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल। तो ये xy की हमें दो वैल्यूज मिल गई जिसके लिए एक वेक्टर दूसरे दो के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। मेथड 1 ऑफ डूइंग इट, इज इट क्लियर? अब दूसरा मेथड भी मैं बता रहा हूं आपको, सब नोट कर लो बेटा आप लोग फटाफट फटाफट। इज इट क्लियर? यस सर। मृगा को सब पता चल रहा है? यस सर। ओके मैं इसीलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ, समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट पार्ट है जो भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, जब जहां से चैप्टर शुरू किया और अभी तक, यही मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट है जो मतलब बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है। ये बहुत आसान भी है, बहुत कंफ्यूजिंग भी है, तो ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझते चलो आप। यस सर। चलिए लेट्स डू इट मेथड 2 वे। मेथड 2 ले लेते हैं। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 आपका ये भी है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, देखो ये दिख रहा है आपको। एक मेथड मैंने ये लिखी थी, क्या लिखी थी ये मेथड, जो डिटर्मिनेंट बनेगा a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 उसको जीरो कर दूंगा मैं। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के जो डिटर्मिनेंट बनेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसका डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ मैं, बना लो। -2 -2 4 -2 4 -2 4 -2 -2 दिख रहा है? यस सर। तो रो 3 को आप लिख देना रो 1 प्लस रो 2, रो 3 प्लस रो 1 प्लस रो 2। तो जैसे ये सब आप इसमें ऐड करोगे तो सब लास्ट वाले जीरो हो जीरो जाएंगे। आ रहा है सर, जीरो। मजा आ गया ना आपको? यस खेलते खेलते कर लिया आप लोगों ने, है ना? सर। लेकिन फिर याद रखना इक्वेशन हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें हम डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा फंस गए थे, इसीलिए फंस गए थे क्योंकि उसने a प्लस बी के बीच में रिलेशन पूछा था हमसे, वेरिएबल सर। ज्यादा दे दिए उसने, ठीक है ना? तो वैसी कंडीशन में हम लैम्डा और म्यू को कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके हम कंडीशन ज्यादा निकाल सकते हैं। हाँ सर। सर वो ए बी वाला क्वेश्चन था ना, वही। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। जैसे अगर इसने मान लो ना यहाँ पे लैम्डा दिया होता, ठीक है ना, बोला तो लैम्डा फाइंड लैम्डा सो दैट दे आर कोप्लेनर, तो हम यहाँ पे लैम्डा डाल देते और हमारा लैम्डा का वैल्यू आ जाता। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होता। यस सर। ओ मेथड से भी आता, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर से xy निकालते और वो फिर थर्ड इक्वेशन में पुट करते xy की वैल्यू और लैम्डा निकालते, ठीक है? यस। चलो ज्यादा जानकारी नॉट गुड फॉर हेल्थ, इधर आ जाओ फटाफट। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। 4 i कैप 11 j कैप m k कैप 7 i कैप 2 j कैप 6 k कैप। सर को भी मेरी आदत पता है, ज्यादा पढ़ाता हूँ मैं, तो मुझे सर ने बोला कि थोड़ा बेटा तुम कम पढ़ाना इनको, ज्यादा मत पढ़ाओ। हाँ सर, आदत हो जाती ऐसा है। ऐसा नोट्स देख के नहीं फील हुआ आप लोगों के, मतलब इतना डिटेल में कोनिक पढ़ाया गया था, स्ट्रेट लाइन पैराफ स्ट्रेट लाइन सर्कल कोनिक, सर इतना डिटेल में पढ़ा था सर, अभी तक समझ में ही नहीं आया। मतलब जब नोट्स रिवाइज करोगे तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होगा तो नया नया ऐसा लग रहा है, थीसिस है पूरा। हाँ सर। नहीं सर। तो मेरे तो बने भी आधे अधूरा है ना सर, तो ऐसा ही लगता है। यस टेंसी बिल्कुल ठीक। चलो लिखो, इफ वेक्टर्स आर गिवन आर कोप्लेनर, तो एम निकाल लोगे आप, फटाफट बता दो। सर अभी लिखना चालू तो हुआ ही नहीं सर, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। साहिल क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट सॉल्व कर लो। हाँ कौन सा सर। अपने को नोट्स रिवाइज करना है? अरे यार सर, आप तो अच्छी बात है, सेम गलती कैसे कर सकते हैं? ठीक है लिखो, चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो।
सर -10। -10 आ रहा है, देख लेता हूँ मैं क्या आंसर आना चाहिए। यस 10 आना चाहिए, सॉल्व करके देख लें एक बार क्या। चलो 411m 726 154। यस चलो क्या करें, इवैल्यूएट कर लें कि प्रॉपर्टीज लगाएं, क्या करना चाहते हैं आप? सर इवैल्यूएट ही कर लेते हैं ना। इवैल्यूएट कर ले, चलो कर लेते हैं इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट करने पे क्या आ रहा है आपका? इवैल्यूएट करने पे 4 8 minus 30 minus 11 28 minus 6 plus m सर 10 आ रहा है। is equal to 0। 10 आ रहा है, हाँ सर, बिल्कुल सही। 4 into minus 22 minus 11 into 22 plus m into 33 is equal to 0। तो पहले तो 11 की टेबल से हटाओ इसको, 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो -8 minus 22 plus 3m is equal to 0। 3m is equal to 30, m is equal to 10। ताहिर एक बार देख लो बेटा, m 10 आ रहा है। हाँ सर आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट मेरे साथ चल लो। ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, प्रूव दैट 3a minus 7b minus 4c 3a minus 2b plus c and a plus b plus 2c are coplanar। तो आप ऐसा सोचो, ये R1 वेक्टर लिखा है, ये R2 वेक्टर लिखा है और ये R3 वेक्टर लिखा है, ठीक है ना। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, किसी भी वेक्टर को तीन नॉन कोप्लेनर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जो ये तीन वेक्टर आए, अभी हमें ये बताना है कि ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। सर इसमें तो डिटरमिनेंट यूज करते हैं आसानी सर से। डिटर्मिनेंट भी कर देंगे ना। कर लो, डिटरमिनेंट से भी आ जाएगा। यस डेफिनेटली। 3 minus 7 minus 4 3 minus 2 1 1 1 2। आ जाएगा वैल्यू, आ गया 0 के बराबर। चेक कर लिया आपने क्या? हाँ सर आ गया 0 पे। वेरी गुड। और दूसरा एक तरीका बता दूं मैं, ये मेथड 1 है आपका। एक और मेथड में बता दूं आपको, क्या कर सकते हो आप, तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो डेफिनेटली 3a minus 7b minus 4c को मैं लिख सकता हूँ x टाइम्स 3a minus 2b plus c वेक्टर प्लस y टाइम्स a plus b plus 2c वेक्टर। हाँ अब सर। यहाँ से अगर मैं देख लूँ तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आ जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। तो xy जो यहाँ से निकलेगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, चेक कर लेगा। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन है। यस सर। ओके चलो, अब और एक लेवल थोड़ा क्वेश्चन को ले जाते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपको अच्छे से। देखो, given to you are 4 position vectors, find lambda for 4 points to be collinear। अच्छा, कोप्लेनर होना चाहिए यहाँ पे, भी कोप्लेनर। चार पॉइंट को प्लेन में होना है।
तीन वेक्टर बना के कोप्लेनर प्रूव कर दें। हाँ कर लो। सर हेलो यस बेटा। सर ऐसा नहीं सोच सकते मतलब सर आप जब वो 4 वाला कर रहे थे 4 कोप्लेनर वाला, ऐसा नहीं सोच सकते 3 पॉइंट्स को मतलब 2 बार 3 जैसे सर R1 R2 R3 R4 है ना, बोले R2 R3 कोप्लेनर हो, R2 R3 R4 हो, तो चारों पॉइंट्स अपने आप कोप्लेनर हो जाएंगे ना 2 बार लगाने आप से। ऐसा कर लो, देखो क्या कर लो, आप इसको एक बार यूज करो, इसको एक बार यूज करो और इसको एक बार यूज करो। ये ए बी है, सी है, डी है। तो ए बी वेक्टर को x टाइम्स ए सी वेक्टर प्लस y टाइम्स ए डी वेक्टर लिख लो आप, और एक्स वाई की जो वैल्यू आती है वो तीसरे वेक्टर से सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो आप। एक मेथड ये कर लो आप, ठीक है ना, यू कैन डू इट बाय दिस मेथड। तो क्या आ रहा है मुझे बताओ फटाफट लैम्डा का आंसर। -1 -1 4 सर 1 -2 2 -1 3 -1 4, ठीक है ना। कितना रहा है, कितना रहा सही? सर कुछ नहीं वो कैलकुलेशन गलत हो गया। ओके 4 -3 1 -2 + 1 -1 y टाइम्स d माइनस है, तो 1 -2 इज -1 माइनस लैम्डा -3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 + 1 7। you'll get this। तो अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या गई, x - y = -1, और दूसरी फोर्थ में से आ जाएगी, क्या आ जाएगी -x + 7y = 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो 6y = 3, y = हाफ आ गया। तो x कितना आ जाएगा -1 + हाफ आ गया, -हाफ आ गया। x का वैल्यू -हाफ आ गया, y का वैल्यू हाफ आ गया। x -हाफ y हाफ। तो अब मैं कंपेयर करके निकाल सकता हूँ दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो -1 = x माइनस लैम्डा + 3 टाइम्स y, x है -हाफ माइनस हाफ टाइम्स लैम्डा + 3 = -1, माइनस माइनस कट गया, तो लैम्डा + 3 + 1 = 2, तो लैम्डा -2 आ गया। क्या सबको आ गया ये वाला, यस और नो? सर लैम्डा -3 आ रहा है क्या? ऐड करके कर सकते थे क्या बोल रहे हो सर, ए को XB + YC + ZD करके। उसमें बहुत ज्यादा इक्वेशन आ जाएगी, कर तो सकते हैं बट फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा ना। XA + YB + ZC + μD। सर लैम्डा तो हाँ ठीक है। तो AB BC और AD क्यों लिया, शेड्यूल कोई भी ले लेते आप अलियास का, सबसे आंसर आ जाएगा। सर मैं ऐसा बोल रहा था कि 3 पॉइंट से भी कर सकते हैं और 4 पॉइंट से, मतलब बेटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने प्रूफ में आपको यही करवाया है, प्रूफ मैंने इसी के थ्रू आपको करके दिया हाथ से, AB हाँ AC AD। हाँ सर साहिल क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे तीनों पॉइंट्स है ना सर ABC, उसमें जैसे 3 वेक्टर में यूज किया था तो पहले ABC को यूज कर सकते हैं, वो तीनों कोप्लेनर हुए तो सर फिर BCD में यूज कर सकते हैं, तो फिर ABCD चारों हो जाएंगे कोप्लेनर, सोच रहा था सर। 3 पॉइंट कोप्लेनर है, अच्छा सर ऐसे ABC लिखा, कोप्लेनर हुए तो ABC कोप्लेनर हुए, फिर सर बट 3 पॉइंट तो हमेशा कोप्लेनर ही आएंगे बेटा, हाँ सर क्योंकि 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनते हैं, 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, हाँ सर ठीक है। हाँ सर कॉन्सेप्चुअली चीजें समझो, बहुत अच्छा रहेगा। चलो अब समझ गया आप। एक और मेथड क्या था जो ताहिर बोल रहा है, XA YB ZC और μD वाला, तो ताहिर उस केसेस में आपके पास ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा 2 3 -1 1 1 2 3 1 3 4 -2 1 1 - लैम्डा 6 और 1,
समझ गए आप? हाँ सर। सर इतने बड़े को सॉल्व कैसे? ठीक है, अब खतरों से खेल लो आप लोग। ठीक है, खतरों से खेलो। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सर नहीं, फिर इतने सॉल्विंग में फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है फिर। हाँ, अब प्रॉपर्टी लगाने के लिए देखो क्या कर सकते हो आप, सबको तो जीरो बना ही सकते हैं यहाँ पे, 3 को। उसके अकॉर्डिंगली देखो फिर क्या आ जाएगा, है ना। सर R1 + R2 - R3 R1 + R4 - R3 कर दें, ऐसा करें क्या? सर R1 + R2 - R3 सर 2 + 1 3 - 3 0 हो जाएगा। सर आप हाँ, ऐसा कर लें क्या, तो भी काम हो जाएगा काफी ज्यादा। बट देखो ना, आप इसी को जीरो बना लो। देखो मैं बताऊं, माइनस कर करके यहाँ जीरो बनाओ, यहाँ जीरो बनाओ, यहाँ, फिर जब इवेल्युएट करोगे तो इसी के अबाउट होगा, फिर 3 × 3 इवेल्युएट करना। हाँ सर। यू कैन गो फॉर दैट इज वेल। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है ना, आई थिंक सो। तो मैंने काफी सारे टेक्निक्स आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट, शो दैट PQRS आर कोप्लेनर गिवन ABC आर नॉन कोप्लेनर। आपको प्रूव करना है PQRS कोप्लेनर है। ये पॉइंट जो है, चारों पॉइंट कोप्लेनर है, तो ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है ना। साहिल या टेंसी, ये कोई फोटो ले लो आप, जो ले सकते हैं, एलियसगर जो ले सकते हैं, फोटो ले लो, ग्रुप में डाल देना, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इसको, PQ वेक्टर को लिख दिया x टाइम्स PR + y टाइम्स PS। ओके, आप x y निकाल लो और बता दो कि वो तीनों के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। थोड़ा सा समराइज लास्ट पार्ट ऑफ दिस, लेट अस समराइज। इसको समराइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो समराइज हम जब कर रहे हैं तो हम बहुत ध्यान से समझो बेटा, ठीक है ना। जो अभी तक हमने किया उसी को समराइज पूरा कर रहे हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस, इसी में इनको कैटेगराइज एक्चुअली किया जाता है। जब मैं लीनियरली डिपेंडेंट की बात करता हूँ तो दो कोलिनियर वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाता है, दो नॉन कोलिनियर को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जाता है। अब लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, वो रिजल्ट्स की वजह से कहा जाता है। अब ध्यान से समझो, 3 कोप्लेनर वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट कहा जाता है, 3 नॉन कोप्लेनर को लीनियरली इंडिपेंडेंट कहा जाता है। ओके, अब ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मैंने क्या बोला, तुमने मेरी पहली लाइन नहीं सुनी। लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट में इनको कैटेगराइज इसीलिए किया गया है क्योंकि ये रिजल्ट्स वैसे देते हैं। तो जब दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं तो उनको क्या लिख सकते हो आप, x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। खिलाड़ी जीरो, समझ आ रहा है? अरे हाँ सर, वो कोप्लेनर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, x a y b इक्वल टू 0 कोलिनियर के लिए होता है। यस 3 कोप्लेनर के लिए क्या होता है, अभी पढ़ के आए, x a y b z c इज इक्वल टू 0। ओके, यस सर। इसमें और क्या होता था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होता था, x + y + z 0। अच्छा यहाँ पे क्या होता था, 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए क्या होता था, x a प्लस वाई बी अगर 0 है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉन कोप्लेनर के लिए x a वेक्टर y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। हाँ सर। ठीक है, यस सर। इज इट क्लियर? तो ये समरी थी आपके लिए, बस फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सर वो वेक्टर्स। लिखना बाकी है। समरी है यार, अभी ये क्या लिखोगे अलियास गिरी, तो पूरा पढ़ के आना, अब यही तो लिखा तुम, इसको फिर लिखना है क्या? मतलब फिर वो लीनियर इंडिपेंडेंट वाला कुछ टर्म आ गया तो खाली इसकी डेफिनेशन लिखवा दो। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सारा कभी पता चला, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, x1a x2b x3c जब 0 होगा तो वो उसी केसेस में होगा जब कोएफिशिएंट सारे 0 हो जाए।
और लीनियरली डिपेंडेंट में क्या होगा, x a y b z c 0 होगा गिवन x plus y plus z is 0। ये दोनों में डिफरेंस है। सर सिर्फ ये लिखना, समरी नहीं लिखना। लिख लो भाई, समरी भी लिखो। मैंने लिखा तुम लोगों के लिए ही है, मेरे लिए तो नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग, अच्छा लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे भी क्वेश्चंस करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, नो वरीज। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट टाइम थोड़े बहुत क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे करेंगे, और उसके बाद हम लोग स्केलर, देन वेक्टर, देन स्केलर ट्रिपल एंड देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, हाँ सर। प्रॉब्ली 3 क्लासेस में आपका वेक्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अभी 3 क्लासेस में वेक्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। सर हेलो। और 2 से 3 क्लास में 3D। यस बेटा, टेल मी। सर वो कुछ करना है क्या आरडी में?